जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, महंगाई पर वित्त मंत्री की बोलती बंद, सवाल पे सवाल लोग दाग रहे हैं और इनकी बोलती बंद है। केंद्रीय करोड़ों कर्मचारियों को, पेंशनर्स को आखिर झटका लगेगा। महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर सवाल पर सवाल, इसके जवाब आपको सारे वीडियो दिखाऊंगा। भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृतकाल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है। बाकी तो चारों तरफ हो रहा है बोली, लेकिन अपना जेब हो रहा है खाली। इतना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? ये सारा पैसा एक अपने अरबपति दोस्तों को कद्दूमात करते हैं, इन दो चीजों में जा रहा है। और बड़ा हादसा, यानी हाँ दोस्तों, नौसैनिक यानी नौसेना की एक स्पीड बोट ने एक नौका को टक्कर मारी, 13 की मौत, अफरा तफरी का माहौल। कहां हुआ? बॉम्बे गेट ऑफ इंडिया, आपने भी देखा होगा। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आखिर कहां हुई चूक, कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा? 3 जवान, यानी कल 2 जवान शहीद, 1 घायल, परसों 1 जवान और शहीद हुआ था। और बात करूंगा संसद के अंदर क्या गंभीरता है या लड़ाई या अखाड़ा बन गया है। शर्म करो सांसद। एक बड़े बुजुर्ग और समझदार सांसद ने बात की कि आखिर इन सांसदों को हो क्या गया, ये देश के मुद्दों को नहीं, ये आपसी मुद्दों को लेकर क्यों गाली गलौज कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करूंगा। तो दोस्तों आइए खबरें करते शुरुआत से। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर महंगाई को लेकर संसद में अब क्या चल रहा है। आगे आपकी महंगाई कितनी बढ़ेगी, केंद्रीय कर्मचारियों के साथ क्या होने वाला है, इसके ऊपर बड़ी बहस हुई। माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु, विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। सबसे पहले आप टीएमसी की सांसद हैं, सयानी घोष हैं। उन्होंने बिल्कुल महंगाई के ऊपर मोदी सरकार को घेरा, वित्त मंत्री से सवाल पूछे कि आप बड़ी बड़ी बातें कहो कि अर्थव्यवस्था 27 तक तीसरी हो जाएगी, इतने ट्रिलियन हमारा इतना अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को, कर्मचारियों को इससे क्या फायदा है? पहले आप ये बताइए। आपने पिछले कहा था कि जब मोदी गवर्नमेंट आएगी तो महंगाई और बेरोजगारी तो पहले खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्या आपने महंगाई खत्म की? उन्होंने कहा कि कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि पिछली जो सरकारें थी 10 साल में 1 से 25% डीए बढ़ा था, इतनी महंगाई के हिसाब से डीए बढ़ता, अब तो वो भी कम है। हर एक सवाल को लेकर उन्होंने पूछा। अभी हम थैलों में पैसे भर के लेके जाते हैं और जो सामान है उसको पॉकेटों में लाते हैं। पहले पॉकेटों में पैसे ले जाते थे और थैले भर के लाते थे। तमाम सवाल उन्होंने किया, तमाम सवालों के वित्त मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। यानी बात यही नहीं रुकती है। और बात अरविंद केजरीवाल जी पूछते हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर को लेकर के आपकी जितनी महिला सांसदें आकर के यहाँ तालियां बजाती थी, सांसद में हाय हाय करती थी, आखिर कहा गया? 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। सीएनजी 37 रुपए थी, 75 रुपए पहुंच। एलपीजी 410 रुपए की थी, 1053 रुपए का एक सिलेंडर हो गया। वनस्पति ऑयल 70 रुपए का था, 170 रुपए हो गया। और नमक 7 रुपए का था, 15 रुपए हो गया। हर चीज के दाम बढ़ गए, डबल ट्रिपल हो गए। एक आम आदमी बेचारा तनख्वाह बढ़ी है, कैसे चलाए तो कैसे चलाए? ये जितनी जीएसटी, ये जितना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ। क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। एक सांसद तो यहां तक आई, वो कच्चा बैगन खा रही है कि बोला एलपीजी है 400 की जगह 1100 पे पहुंच गया, क्या खाएं?
डीजल कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, खाना पीना दूभर हो रहा है, बाकी तो लग्जरी लाइफ की तो बात छोड़िए, तमाम चर्चा आपने जैसे वीडियो देखे, तमाम प्रकार की चर्चा हुई, लेकिन वित्त मंत्री जी ने जो बातें कहीं वो समझ से परे। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी हो रही, हमारी इकोनॉमी इतनी हो रही, हमने जीएसटी का इतना कलेक्शन किया, लेकिन इनका आम आदमी की जिंदगी में सुधार तो नहीं हो रहा है। फिर किसका सुधार हो रहा है आपको समझ सकते हो दोस्तों। इसमें बड़ा सवाल किया कि नहीं कि पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर 125% जो आपका डीए बढ़ा, और डीए बढ़ने के लिए उन्होंने सीधा इसमें सीधे आंकड़े लगाए कि पिछले सरकार 2006 से लगा करके और 2016 तक 125%, यानी महंगाई बढ़ती थी तो महंगाई राहत के लिए उसके संसाधन बढ़ाए जाते थे, लोगों को किसी चीज को सब्सिडी कम की जाती, आप तो टैक्स भी वसूल रहे हो, और महंगाई भत्ते की बारी आती तो आपका अभी तक 9 साल में 50% ये लगभग 53% पहुंचा है। तो आपने वो भी उसमें सुधार कर दिया जैसे इनकी गवर्नमेंट आई। सुधार क्या किया? अपने फायदे के लिए किया। यानी सीधा है, आप देखिए किसी भी मुद्दों को लेकर गवर्नमेंट ये देना कम चाहती है, दिखाना ज्यादा चाहती है, और आपसे जितने तरीके से पैसा वसूलना है, जितने ट्रांसपेरेंसी करना है, सिर्फ पैसा वसूलने की है। बेरोजगारी पे कभी लगाम लगी नहीं, भ्रष्टाचारी पे लगाम लगी नहीं, लगातार भ्रष्टाचार हर जगह उसी सीमा में होता जा रहा है, कोई भी इस पर लगाम नहीं लगा सकता। तो दोस्तों ये सार्थक बातें हुई। आखिर में डीए को लेकर फिर झटके की बात है कि डीए बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों को लिए दुख की बात, कम दर पर बढ़ सकता है डीए, जैसे सभी जानते हैं कि आगे जनवरी में फिर लगभग 3% आपका डीए बढ़ेगा। इस बात की बिल्कुल कंफर्म हो गई है। भले ही आपके इस दिसंबर में नवंबर के आंकड़े आएंगे और जनवरी में दिसंबर के 2 महीने के आंकड़े आने बाकी है, लेकिन इस बात की पुष्टि कर दी है अब 3% से ज्यादा कयास नहीं लगाना। जैसा उन्होंने जो आंकड़े सामने आपके दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उन्होंने कहा है कि जुलाई में 142.7, 142.6, 143.3, 140.5, यानी अभी तक हम 55% पे पहुंचे, और यदि उनके आंकड़े 145, 146 तक जाते हैं तब भी डी आपका 56.31 तक पहुंचेगा, यानी राउंड ऑफ में आपको 56% मिलेगा। उन्होंने कहा 2 से 3% के बीच रहने का अनुमान है, और ये सारे आंकड़े आपके सामने आ गए। तो आप ये देख सकते हो कि सरकार क्या खेल खेल रही है, ये बात सत्य है। यानी कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग, इसी तरीके की अब लोग इन बातों को लेकर समझ चुके। अब मैं बात करूंगा बहुत बड़ी बात, आप इस वीडियो को देखिए, आप दंग रह जाओगे। और ये वीडियो ये बोट जा रही है नौसेना की है, और नौसेना की बोट जब आती है लास्ट में और कहां पर टकराती है और किसको टक्कर मारती है, और एलिफेंटा गुफाओं तक 110 यात्रियों को ले जाने वाली एक नौका थी और उसको सीधा टक्कर मारती है और पलट जाती है। वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। दोस्तों बड़े दुख की बात है कि मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्पीड बोट ने नौका को टक्कर मारी, 13 की मौत हो चुकी अभी तक। ये दिन के आंकड़े, रात के अभी और आंकड़े आने वाले। यह घटना उस समय घटी जब कल शाम करीब 4 बजे एक छोटी नाव नीलकमल नामक नौका से टकरा गई। आप देख सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं की तरफ 110 यात्रियों को ले जा रही थी, और ये नौसेना की स्पीड बोट के टकराने से पलट गई। 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 98 यात्रियों को बचा लिया गया। दुर्घटना के कुछ क्षण पहले के दृश्य दिखाते हैं एक छोटी सी नाव किस तरीके से समुद्र में आप जा रही। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है यह घटना 4 बजे हुई, और उसमें 9 सैनिक भी काफी 3 शायद 9 सैनिक की मारे की शहीद होने की खबर चल रही है, और कोर्ट में उनकारी के आदेश होंगे। माननीय प्रधानमंत्री और बड़े बड़े रक्षा मंत्री जी ने भी इस मामले को बड़ा गंभीरता से संज्ञान में लिया है। हाँ कि बाकी जो भी फॉर्मेलिटी हो रही है, लेकिन दोस्तों हम और आप सभी जानते हैं, आप भी बॉम्बे घूमने गए हो तो गेटवे ऑफ इंडिया से आप एलिफेंटा की तरफ बहुत सारी नौका बोट्स बहुत सारी लगी रहती हैं, लोग 100, 200, 500 रुपए दे करके जाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। और ये जो इंसिडेंट है आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्पीड से आ रही है, और आने के बाद वो कट मारती है, कट मारने के चक्कर में सीधा हिट करती है, हिट करने से वहां पर माहौल कैसा हो जाता है आप सोच सकते हो दोस्तों। तो ये दुर्घटना हुई। वहीं एक और बड़ी दुर्घटना हुई कल महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जैसा आपने देखा होगा। क्यों हुई, कैसे हुई, इसका वीडियो देखिए, बड़ी अखबार बड़ा छपी है। उसमें 2 जवान हैं, एक आशुतोष मिश्रा टैंक कमांडर और जितेंद्र राजपूत हैं जो शहीद हुए हैं। और ये टैंक कमांडर थे। टैंक के अंदर उन्होंने कहा है कि चार्जर फट गया है। उन्होंने बोला है कि चार्जर अम्युनिशन लोड कर रहे थे तो चार्जर फट गया, वहीं पर टैंक के अंदर ब्लास्ट हो गया। जो 3-4 लोग होंगे उनमें से 2 शहीद हुए हैं, एक घायल हुआ जो सूरतगढ़ एमएच में उसका इलाज कराया जा रहा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज आप जानते हो, नॉर्थ कैंप आपने देखा होगा, वहां आर्मर्ड अपना मैकेनाइज प्रैक्टिस करती है दोस्तों। और 2 दिन पहले रेजिमेंट ऑफ आर्टी की गन टोइंग करते समय एक हवलदार, उनका गनर नंबर 1 की शहादत हुई थी दोस्तों। तो ये थी खबरें। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर की तरफ जिसको आपने जरूर सुनना है,
और ये हैं आप राजीव शुक्ला जी हैं, राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद हैं। उन्होंने कहा है आज के नेता चुनकर के संसद में आते हैं और एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। बात हो रही थी संविधान के ऊपर, बहस चल रही थी कि संविधान में क्या क्या हुआ, यानी देश के लिए किसने क्या क्या सहयोग किया। आजकल उन्होंने कहा है कि न पीछे नेहरू जी का नाम लिया न इंदिरा जी का, एक दूसरे को नाम लेके कोस रहे हैं जो हमारे लीजेंड है। यहां तक उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी इज्जत से नाम नहीं ले रहे, उन्होंने तो इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, अपने नेताओं को बचा रहे हैं। ये रह गया। आपने देखा होगा कल भी एक वीडियो में, आज फिर आपको दिखाता हूं, संजय सिंह कह रहे हैं कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। तो इनकी जो मानसिकता को आप देख सकते हो कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, ये कितने उच्च दर्जे के विचार रख सकते हैं, ये संविधान की बात करते हैं, ये देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, ये देश के अंदर बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, भ्रष्टाचारी हटाने की बात करते हैं। और हमें नहीं लगता कि इनके बस का कुछ भी होगा। सब बहुत खुश थे कि संविधान पे बहस होगी, गरिमामय बहस होगी, गंभीर बहस होगी, चिंतन होगा और बिना जो है मन मुटाव के लोग जो है इस पे बहस करेंगे। लेकिन ये बहस क्या, मैं देख रहा हूँ दोनों सदनों में जो मैंने भाषण सुने, पूरे टाइम जो है ये बहस लगता है कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ है। पूरे टाइम नेहरू जी को गालियाँ, इंदिरा गांधी को गालियाँ, राजीव गांधी को गालियाँ, मनमोहन सिंह जी को गालियाँ, सबको ये क्या बहस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब संविधान पर चर्चा ही नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। मैं सब तरफ की बात कह रहा हूँ, सब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। आज क्या होना, आगे क्या होना चाहिए, इस पर कोई बात ही नहीं है। क्या नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया? क्या इंदिरा जी ने कोई काम नहीं किया? लाल बहादुर शास्त्री ने कोई काम नहीं किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई काम नहीं किया? अटल जी का नाम तक नहीं है बहस में, जिसने 6 साल इतने काम किए कि पूछो मत, जिसको हम बता सकते कि कितने काम उन्होंने किए। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में इतने काम किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, मनरेगा से लेके तमाम चीज़ें, कोई जिक्र नहीं, कोई नहीं। सिर्फ सुबह से शाम तक पूरी बहस 2 दिन की इसी में चल गई, आरोप प्रत्यारोप में। ये संविधान पे बहस है। आजकल ये किसी न किसी पार्टी में ये लोग वो हैं, ये लोग, मैं इनको बहुरूपीय बोल सकता हूं, इनके बहुरूप होते हैं। आज यहां बोल रहे हैं और कल मोदी जी के पास जाएंगे तो इनको बोलेंगे, परसों इनके पास आएंगे तो इनको बोलेंगे। ये करेक्टर है, ये जिस तरह बोलते हैं ना कि इनका कोई जमीर नहीं है, ना इनकी कोई पार्टी है, ना इनकी कोई आइडियोलॉजी है, ना इनके पास कोई देशभक्ति है। इनका मतलब अपनी भक्ति करना और जनता को बेवकूफ बनाना, कभी इस पार्टी से उस पार्टी से इस पार्टी। इनके लिए किसी से ना तो कोई दोस्ती है, ना इनकी कोई दुश्मनी है, ना इनको कोई आइडियोलॉजी है। जब आप ये सोच सकते हो, यदि आप बीइंग ए सोल्जर, यदि आपके मन में ऐसा है तो आपका कोई जमीर रहेगा, आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा। सोचने वाली बात है। यदि आप एक नागरिक है, गांव में रहता है, समाज में रहता है, वो कभी इसके साथ मिल गया, कभी उसके साथ मिल गया, कभी इसके बारे में अच्छा बोल दिया, कर जिसके बारे में अच्छा, कल उल्ट, तो उस पर आप भरोसा करोगे। तो ये वही लोग हैं, इनके ऊपर भरोसा करना ऊपर वाले की किस्मत है कि ये कुछ लिखा के लाए, आज राज कर रहे हैं, और नहीं तो इनकी जवाबदेही बहुत है। लेकिन आजकल जनता भी कहीं ना कहीं बटी है, तो दोस्तों बटने का ये फायदा उठाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। 75 साल के गौरवशाली इतिहास में बहस है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम बजाय इस गंभीर बहस को हमने एक सिर्फ गाली गलौज की बहस बना दिया, और हमने कहीं जो है ये बात नहीं कही कि किसने क्या क्या काम किए। सब प्रधान, हमारे खुद मोदी जी कहते हैं कि हर प्रधानमंत्री का योगदान है। हमने क्या उन योगदानों पर चर्चा की? हमने उनकी खामियों पे चर्चा की, हमने उनकी कमियों पे चर्चा की, हमने सिर्फ आलोचना पे ध्यान दिया। इसलिए जो है मुझे लगता है ये सार्थक बहस नहीं हुई है। मुझे 3 मिनट का मौका मिला, मैं यही कह सकता हूँ सार्थक बहस नहीं है। और अगर सार्थक बहस करनी थी तो हर एक उस 60 साल पहले किसने क्या निर्णय लिया, किन परिस्थितियों में लिया, वो भी हमें सोचना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, 4 महीने में उन्होंने कई काम किए। नरसिम्हा राव जी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इन सब के बारे में, राजीव गांधी ने बैंकिंग सेक्टर को, राजा चलैया कमेटी उन्होंने बनाई, नरसिम्हन कमेटी उन्होंने बनाई, इलेक्शन चुनाव सुधार उन्होंने किए, दल बदल विधेयक उन्होंने किया। हम क्या संविधान पे करें कि आपने सरकारें गिराई? हमने सरकार, अगर आप कहते हो गिराई 356 में, तो आपने एमएलए खरीद के सरकारें गिराई। तो यही आरोप प्रत्यारोप हम करते रहेंगे क्या? यही बहस है क्या हम एमएलए खरीद के गिराएंगे? आपने 356 के जरिए गिराई, संविधान के जरिए। तो ये कोई बहस का विषय नहीं। तो मेरा अपना मानना है कि एक सार्थक बहस नहीं हो सभापति। अगर बहस हमें आगे करनी है तो बाकायदे जो है
ठीक है, उन खामियों को दरखाओ, लेकिन कितना काम देश ने 75 साल में सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर किया, चाहे विकास का काम हो, चाहे जो है सुधारों का काम हो। जो पहले संशोधन की बात होती है, जमींदारी उन्मूलन था, भूमि सुधार थे उसमें, वो क्या गलत था क्या? छुआछूत को बिटाने का वो था कि छुआछूत खत्म हो, वो संविधान संशोधन था, वो गलत थे क्या? कुछ संविधान संशोधन जो देश और समाज के हित में थे, वो जो किए गए, वो क्या गलत थे क्या? तो मेरा ये मानना है कि हमें उस पर बहस करने के साथ साथ ये देखना चाहिए कि आगे हमें क्या क्या करना। किसानों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, हमें जो है ये युवा जो परेशान है, परीक्षाएं जो हर जगह तमाम राज्यों में जो पर्चा बिक जाता है वो ख़त्म करके उनके लिए कुछ करना चाहिए, बेरोजगारी के लिए कुछ होना चाहिए, महिलाओं के लिए कुछ होना चाहिए। हमें हर क्षेत्र में विकास की बात करनी चाहिए, गाली गलौज बंद करना चाहिए। एक चीज़, लास्ट चीज़ मैं जुडिशरी पे भी बोलता हूँ कि जुडिशल सिस्टम में कहते हैं कि आपने तमाम लोगों को ये बना दिया। अगर ये जाएंगे तो हम भी 10 उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे जो है आपने भी जजेज को जो है लोकसभा चुनाव लड़ा दिया, उन्होंने एक बयान दिया वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, और कैसे हाँ गुमान मुल्लोड़ा को, और यहाँ पे हम उनके मित्र रंजन गोगोई जी राज्यसभा में आ गए। तो ये बात नहीं जानी चाहिए। नहीं, मैं कहता हूँ गलत है, ये गलत है। जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए, जो डिजर्व करते उनको मिलना चाहिए। लेकिन जुडिशरी में भी लेकिन जुडिशरी में भी जो है रिफॉर्म्स आने चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जो जुडिशरी है सब चीज़ में रिफॉर्म ला रही है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रिफॉर्म, बीसीसीआई में रिफॉर्म, हॉकी में रिफॉर्म, लेकिन जुडिशरी में कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही। ये बात हमें यहाँ रखनी चाहिए थी। जो हमने पास किया था नेशनल जो है वो वाला, ये भूपेंद्र जी बैठे हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से एनजेएससी का पास हुआ था, किस तरह से मिलके एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलके जजेस अपॉइंट करें, लेकिन नहीं हुआ। 60 वैकेंसीज हैं एक जगह एक उसमें। तो हमें मिलता है कि दोबारा एक बार मेरा मांग है कि संविधान पे दोबारा बहस होनी चाहिए अगले सत्र में। ये वाली बहस नहीं, असली वाली बहस। माननीय श्रीमती सागरिका घोष जी 3 मिनट। India is constituted, Honorable Deputy Chairman, sir.